सो गाइस, अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अमीनो एसिड्स। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अमीनो एसिड्स एक्चुअली होते क्या हैं। सबसे पहले तो आपको बताना चाहता हूं कि अमीनो एसिड्स में दो वैरायटी के फंक्शनल ग्रुप्स अवेलेबल होते हैं। टू फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है, आर प्रेजेंट। ठीक है, कौन कौन सी वैरायटी के भाई? एक होता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट, ओके, और दूसरा होता है आपका अमाइंस वाला पार्ट। ठीक है, ये जो अमीनो एसिड्स हैं जनरली कैसे दिखाई देते हैं बताना चाहता हूं मैं आपको। ठीक है, CH एक तरफ आपका NH2 ग्रुप, ठीक है, एक तरफ आपका कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप। ठीक है बेटा, समझ गए? एक तरफ आपका NH2 ग्रुप, एक तरफ आपका कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप। अपन एक काम करते हैं, इसको लिख देते हैं N इस तरीके से। ठीक है, को कितनी भी यूनिट आ जाए, दिस इज योर अमीनो एसिड्स। क्या है ये आपका अमीनो एसिड ओनली। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अब और डीप एनालिसिस करते हैं। सो अमीनो एसिड्स आर व्हाट गाइस? ऐसे मॉलिक्यूल जिसके अंदर दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल होते हैं। फर्स्ट वन इज कार्बोक्सिलिक एसिड, अनदर इज योर अमीनो ग्रुप। ठीक है, सबसे पहले ये बताना चाहता हूं कि जो अमीनो एसिड्स हैं वो किसके डेरिवेटिव होते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड के। ठीक है, सो अमीनो एसिड्स आर डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, जिसके अंदर हाइड्रोजन एटम किसका? कार्बन चेन का हाइड्रोजन एटम किससे सब्स्टिट्यूटेड होता है? अमीनो ग्रुप से। ठीक है, इन विच वन हाइड्रोजन एटम ऑफ कार्बन चेन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय अमीनो ग्रुप। ठीक है, और जो अमीनो ग्रुप होता है वो अल्फा बीटा गामा पोजीशन पर अवेलेबल हो सकता है विथ रिस्पेक्ट टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, देखते हैं कैसे। जैसे कि ये जो अभी अभी मैंने बताया, ये क्या है आपका? एक अमीनो एसिड, इसका जनरल नेम क्या है? कॉमन नेम, दैट इज योर ग्लाइसीन। क्या नाम है बेटा इसका? ग्लाइसीन। ठीक है, NH2CH2COOH। अब अगर मैं आपसे बोल दूं, सुनना मेरी बात बच्चों, ठीक है, कि कार्बोक्सिलिक एसिड के जस्ट बाद आप एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दो NH2 ग्रुप से, तो ये क्या हो जाएगा आपका? अल्फा अमीनो प्रोपियोनिक एसिड। ठीक है, अल्फा अमीनो प्रोपियोनिक एसिड। समझ में आ रही मेरी बात? यस और नो? जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज करते जाओगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज करते जाओगे, सुनना मेरी बात अच्छे से। तो अब आपको मैं और क्या क्या दिखाने वाला हूं, सुनिएगा। ये क्या है आपका? बीटा अमीनो प्रोपियोनिक एसिड। यहां पर क्या आ जाएगा बेटा? गामा अमीनो प्रोपियोनिक एसिड। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात? ये दो यूनिट हो गई। यहां पर देखो भाई, अगर मैं इसको अल्फा बोल दूं तो ये मेरे लिए बीटा है। ठीक है, ये मेरे लिए अल्फा है, इसी में अल्फा भी है, इसी में बीटा भी है, और ये गामा है। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? आगे बढ़ते हैं। ये क्या है आपका? अल्फा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड। ब्यूटायरिक कब लगाते हैं? देखो जरा, मैं आपको एक बात बताता हूं। जब 3 कार्बन एटम हो जाए तब आप क्या बोलते हैं कॉमन नेम में? प्रोपियोन। ठीक है, 4 कार्बन एटम हो जाते हैं चेन में तब आप क्या बोलते हो? ब्यूटायर। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? क्या बोलते हो? ब्यूटायर। तो इस तरीके से आपको देखना है यहाँ पे। ठीक है, फिर हम बात करेंगे आगे की। सो कुछ अमीनो एसिड्स जो हैं वो क्या होते हैं? कंटेन किए होते हैं सेकेंड कार्बोक्सिल ग्रुप को। ठीक है, या फिर पोटेंशियल कार्बोक्सिल ग्रुप को। ठीक है, कार्बोक्सिमाइड में से। देखो जरा भाई, मान लो कि आपके पास अवेलेबल है एस्पार्टिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड को क्या कहते हैं भाई? एसिडिक अमीनो एसिड। ठीक है, एसिडिक अमीनो एसिड।
आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 1 नंबर कार्बन है, ये 2 नंबर कार्बन है, 2 नंबर पर हाइड्रोजन से सब्स्टिट्यूट किया गया है NH2 ग्रुप को, ये 3 नंबर कार्बन है और 3 नंबर के कार्बन पर फिर से COOH ग्रुप अवेलेबल है। दिस इज योर एस्पार्टिक एसिड। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि कुछ अमीनो एसिड ऐसे भी होते हैं, कुछ अमीनो एसिड ऐसे भी होते हैं जो कि सेकेंड कार्बोक्साइल ग्रुप भी कंटेन किए होते हैं। ये रहा दूसरा कार्बोक्साइल ग्रुप, वो रहा पहला कार्बोक्साइल ग्रुप, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ कार्बोक्सेमाइड। किसकी फॉर्म में? कार्बोक्सेमाइड की फॉर्म में, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये 1 नंबर कार्बन, ये 2 नंबर कार्बन, 2 नंबर पे हाइड्रोजन जो है कार्बन का सब्स्टिट्यूट किया गया है किससे? NH2 ग्रुप से। ये 3 नंबर कार्बन, 4 नंबर कार्बन, 5 नंबर कार्बन, 6 नंबर कार्बन, 6 पे एक और NH2 आ चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसका नाम क्या है बेटा? लाइसीन। ये क्या है आपका? बेसिक अमीनो एसिड। बेसिक क्यों? क्योंकि गाइज यहाँ पर 2 NH2 ग्रुप अवेलेबल हैं, दैट इज व्हाई बेसिसिटी इंक्रीज हो रही है। यहाँ पर एक ही NH2 ग्रुप अवेलेबल है लेकिन 2 एसिडिक ग्रुप अवेलेबल हैं, ठीक है। ये दोनों एसिडिक ग्रुप हैं, ये दोनों यहाँ पर बेसिक ग्रुप है। जितना ज्यादा बेसिक ग्रुप इंक्रीज करेंगे आपकी बेसिसिटी इंक्रीज होगी, जितना ज्यादा एसिडिक ग्रुप इंक्रीज करेंगे आपकी एसिडिटी इंक्रीज होगी। तो ये जो एस्पार्टिक एसिड है ये नेचर में एसिडिक है, और ये जो लाइसीन है जो कि बेसिक अमीनो एसिड में काउंट किया जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहां पर फिजिकल प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर के बारे में। आइए जरा देखते हैं, ठीक है। सो गाइस, हम जानते हैं जो अमीनो एसिड्स हैं जनरली उन्हें शो कैसे किया जाता है भाई? बीच में कार्बन सिस्टम, इधर पर मान लो कि अमीनो ग्रुप है, उधर पर मान लो क्या है? कार्बोक्साइल ग्रुप है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। फिर सबसे पहली प्रॉपर्टी पे चलें तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? इन कॉन्ट्रास्ट टू अमाइन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड द अमीनो एसिड्स आर नॉन वॉलेटाइल सॉलिड्स, वी नो वेरी वेल, ठीक है, विच मेल्ट एट फायरली हाई टेम्परेचर। अमीनो एसिड्स जो हैं वो जनरली नॉन वॉलेटाइल सॉलिड होते हैं, यानी कि हाई टेम्परेचर देने के बाद वेपराइज हो सकते हैं, इजीली वेपराइज्ड नहीं हो सकते, दैट इज व्हाई दे आर नॉन वॉलेटाइल इन नेचर, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी पे चले बेटा। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? दे आर इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में अमीनो एसिड्स इनसॉल्युबल होते हैं, जैसे कि नॉन पोलर सॉल्वेंट लेके आ जाइए, कोई भी नॉन पोलर सॉल्वेंट ले आए जिसका आपको डाइपोल मोमेंट देखना है। अब पोलर डाइपोल मोमेंट क्या होता है? म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, और नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या होता है? म्यू इज इक्वल टू 0। तो गाइस ऐसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जिसमें डाइपोल मोमेंट 0 है, यानी कि वे नेचर में नॉन पोलर हैं, जनरली इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। तो उनमें इनसॉल्युबल होते हैं क्या? आपके अमीनो एसिड्स, ठीक है, एंड हाईली सॉल्युबल इन वाटर। क्यों? क्योंकि वाटर जो है वो आपका एक पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है। सो वाटर में जनरली अमीनो एसिड सॉल्युबल होते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी पे आइए, देयर एक्वस सॉल्यूशन इज न्यूट्रल। अमीनो एसिड का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो न्यूट्रल होता है, यानी कि वो ना तो एसिडिक बिहेवियर शो कर सकते हैं ना तो वो बेसिक बिहेवियर शो कर सकते हैं, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी पे आइए, देयर एक्वस सॉल्यूशन बिहेव लाइक सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस ऑफ हाई डाइपोल मोमेंट। अमीनो एसिड के सॉल्यूशन जनरली ऐसे सॉल्यूशन के तौर पर बिहेव करते हैं जिनका डाइपोल मोमेंट एकदम हाई होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अमीनो एसिड में एक तरफ इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज भी हो सकती है और एक तरफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर स्पीशीज भी है। डोनर है NH2, एक्सेप्टर है COOH। फिफ्थ प्रॉपर्टी पे आइए, अमीनो एसिड में जो एसिडिटी और बेसिसिटी है, ठीक है, एसिडिटी और बेसिसिटी कांस्टेंट जो है अमीनो एसिड में रिडिक्यूलसली लो होते हैं, यानी कि अगर मैं बात करूं COOH और NH2 ग्रुप में तो एसिडिटी और बेसिसिटी कांस्टेंट आर रिडिक्यूलसली लो, ठीक है, रेडिक्यूलसली लो। आइए जरा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट पे बात करें।
ये जितनी भी प्रॉपर्टीज अभी बताई हैं, ठीक है, दीज आर क्वाइट कंसिस्टेंट विथ अ डाइपोलर आयन स्ट्रक्चर। डाइपोलर आयन स्ट्रक्चर मतलब समझ रहे हैं, COOH में से एक H हटा दो, NH2 में से एक H हटा दो, ठीक है। यहां पर भैया आपके पास था क्या, इसे बताता हूं कैसे बना। भाई मान लीजिए कि आपके पास कुछ इस तरीके का था, NH2 नाइट्रोजन पे लोन पेयर, यहां मान लो कि ये था आपके पास CH जो कि जुड़ा होगा किसी R से, ठीक है। यहां मान लीजिए COOH है आपके पास, इस OH ये H को उठाओ और यहां डाल दो, डाइपोलर आयन हो गया। डाइपोलर आयन कैसे भैया, ये है आपके पास माइनस और ये है आपके पास प्लस, यही है ना। सो all these properties are quite consistent with a dipolar ion structure for the amino acids, ठीक है। फिर हम बात करते हैं आगे की। सो इन दी फिजिकल प्रॉपर्टीज, अमीनो एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट, solubility and high dipole moment are just what would be expected of such a salt। एक सॉल्ट के तौर पर देखें तो उनकी मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी एंड हाई डाइपोल मोमेंट क्या है, एक्सपेक्टेड होंगी ही होंगी सॉल्ट के कंपैरिजन। फिर हम लोग बात करते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बारे में। भैया आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, आइए देखते हैं। यहां पर कहीं ना कहीं अब आपको मैथमेटिकली सोचना पड़ेगा, ठीक है, मैथमेटिकली सोचना पड़ेगा। आइए, व्हाट हैपेंस व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ अमीनो एसिड इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। पहली लाइन ये कह रही है कि क्या होगा जब अमीनो एसिड को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे, ठीक है। सो गाइस, when we will kept अमीनो एसिड सॉल्यूशन, यानी कि जब हम अमीनो एसिड के सॉल्यूशन को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इट डिपेंड्स अपॉन द एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो वो सॉल्यूशन की एसिडिटी और बेसिसिटी पर डिपेंड करेगा, ठीक है। कौन, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, ठीक है, इन अ क्वाइट एल्कलाइन सॉल्यूशन, बहुत ही जबरदस्त बेसिक मीडियम में। मान लीजिए आपके पास कुछ इस तरीके का अमीनो एसिड है जिसमें से आपने H+ आयन हटा दिया है, ठीक है, हटा दिया है। भैया आप बेसिक मीडियम में रिएक्शन देख रहे हैं, ठीक है, आप बेसिक मीडियम में सॉरी रिएक्शन देख रहे हैं। अब हो क्या रहा है चाचा, यहां पे हो क्या रहा है भैया, ये है नाइट्रोजन का लोन पेयर, ये लोन पेयर अटैक करेगा किसको, H+ आयन को, जुड़ेगा तो H2 से H3 हो जाएगा आयन। जैसे ही हो गया, नाइट्रोजन की हो गई 4 वैलेंसी, नाइट्रोजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये अनस्टेबल हो जाएगा। अब क्या हो रहा है, फिर से आपने H+OH- आयन की कहानी देखी, यानी कि उसका एक्वस सॉल्यूशन देखा। एक्वस सॉल्यूशन देखने के बाद हमें यह पता लगा कि अब ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज इस H+ को अप्रोच करेगा, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये तीसरी स्ट्रक्चर बन जाएगी, ये हाइड्रोजन आ गया, ये तीनों आपस में क्या है, इक्विलिब्रियम पर हैं, ठीक है। ये आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को दिखाना चाहते हैं, ठीक है। समझ में आ रही है मेरी बात, हाँ या ना, यस और नो गाइस, समझ में आता है कि नहीं आता आपको, ठीक है। आगे बढ़ें, ये सेम टू सेम चीज रिपीट हो गई है। नाउ आगे की कहानी, द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन in which a particular amino acid does not migrate under the influence of an electric field is called isoelectric point of that amino acid। सुनना जरा क्या कह रहे हैं, हाइड्रोजन आयन जो है, हाइड्रोजन आयन जो है, सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की, इस एंटायर सॉल्यूशन की हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो है, जिसके अंदर अमीनो एसिड
पर्टिकुलरली माइग्रेट नहीं हो रहा है। पर्टिकुलरली अमीनो एसिड जो है डज नॉट माइग्रेट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर दोगे तब भी नहीं हो रहा है, ठीक है। इस चीज को कहते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट उस अमीनो एसिड के लिए, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या है, एन अमीनो एसिड शोज इट्स लोएस्ट सॉल्युबिलिटी इन अ सॉल्यूशन एट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। जब आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बारे में बात करते हैं तो अमीनो एसिड अपनी लोएस्ट सॉल्युबिलिटी रिप्रेजेंट करता है, यानी कि इजीली सॉल्युबल नहीं है। सिंस हियर देयर इज द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ द डाइपोलर आयन, ऐसी सिचुएशन में हम ये बोलेंगे कि यहाँ पर डाइपोलर आयन की हाईएस्ट कंसंट्रेशन अवेलेबल है, ठीक है। नाउ फिर हम बात करने वाले हैं यहाँ पर गाइस अमीनो एसिड्स और डाइपोलर आयंस की, ठीक है। आइए देखते हैं अमीनो एसिड्स और डाइपोलर आयंस को। तो अब मेरी बात अच्छे से सुनिएगा, अमीनो एसिड में दोनों ग्रुप अवेलेबल होते हैं, हम जानते हैं, यानी कि NH2 ग्रुप भी अवेलेबल होता है अमीनो एसिड्स में और आपका COOH ग्रुप भी अवेलेबल होता है, ठीक है। और ये अमीनो एसिड बेसिकली ड्राई सॉलिड स्टेट में है, हम ऐसा मान लेते हैं। तो इन दी ड्राई सॉलिड स्टेट अमीनो एसिड एग्जिस्ट एज अ डाइपोलर आयन, ठीक है। जब अमीनो एसिड ड्राई सॉलिड स्टेट में होंगे, ठीक है, तो आपके अमीनो एसिड्स डाइपोलर आयन रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अ फॉर्म इन विच द कार्बोक्सिल ग्रुप इज प्रेजेंट, ठीक है, यानी कि कार्बोक्सिल ग्रुप की एक ऐसी फॉर्म जिसमें कार्बोक्सिलेट आयन होगा, यानी कि COO माइनस, यानी कि H+ हट जाएगा, तब क्या होगा, अमीनो ग्रुप जो है वो अमीनियम आयन में बदल जाएगा, यानी कि COOH में जो हाइड्रोजन था वही उठ के कहां पे आ जाएगा, नाइट्रोजन पे, उसके लोन पे अटैक कर लेंगे उसको, तो NH3 बन जाएगा। भाई ये तुम्हारे पास था, ठीक है, ये तुम्हारे पास था, तुम इसी को तो उठा के नाइट्रोजन पे डाल रहे हो, तो क्या बन गया भैया ये, ठीक है। तो ये क्या है तुम्हारे लिए, अमीनियम आयन, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन में हो रहा है ऐसा, और ये इक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन है, समझ में आ रही मेरी बात। सो डाइपोलर आयन और एनायनिक और कैटायनिक फॉर्म जो आप देख रहे हैं अमीनो एसिड की, वो इस तरीके की है। डाइपोलर आयन भी दिखाई दे रहे होंगे, कैटायनिक एनायनिक फॉर्म भी दिखाई दे रही होगी, तो ये कहानी है, ठीक है, लाइक दिस, लाइक दिस। अब मेरी बात अच्छे से सुनना, आपको और आगे की कहानी बना रहा हूं मैं, ठीक है। आपके पास अवेलेबल है कैटायनिक फॉर्म, किसकी कैटायनिक फॉर्म, अमीनो एसिड की, जो कि क्या कर रही है, प्रीडोमिनेंटली स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्यूशन तैयार कर रही है pH 0 पर। अब ये आपका अमीनो एसिड है, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में इक्विलिब्रियम पर अवेलेबल है, किसके साथ, डाइपोलर आयन की सिचुएशन में, डाइपोलर आयन की सिचुएशन में, ठीक है। जनरली यही डाइपोलर आयन की सिचुएशन एक्वस मीडियम में हमें एनायनिक फॉर्म दिखाएगी, ठीक है। pH 14 है, स्ट्रॉन्गली बेसिक सॉल्यूशन है ये, ठीक है। ओके, सो याद रखिएगा कि जो डाइपोलर आयन्स हैं उसी को ज्वेटर आयन भी कह सकते हैं। ये जो था ना आपका, अभी आपने देखा ही नहीं है जो मैं समझा रहा था, ये जो है आप इसने ज्वेटर आयन भी बोल सकते हैं, ठीक है। डाइपोलर आयन्स आर कॉल्ड एज ज्वेटर आयन्स, ठीक है। फिर आगे की कहानी क्या लिखा है, द प्रीडोमिनेंट फॉर्म ऑफ द अमीनो एसिड, ठीक है, द प्रीडोमिनेंट फॉर्म ऑफ द अमीनो एसिड प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन डिपेंड ऑन द pH ऑफ द सॉल्यूशन एंड ऑन द नेचर ऑफ द अमीनो एसिड। ये तो बहुत बड़ी बात लिख दी भाई, इसका मतलब समझ रहे हैं आप क्या, अमीनो एसिड की जो प्रीडोमिनेंट फॉर्म है वो किस में प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट है सॉल्यूशन पर, ठीक है। सॉल्यूशन में अमीनो एसिड की प्रीडोमिनेंट फॉर्म प्रेजेंट है, जो कि किस पे डिपेंड कर रही है, जो कि डिपेंड कर रही है सॉल्यूशन की pH पर, किस पे डिपेंड कर रही है, सॉल्यूशन की pH पर, ठीक है। और किस पे डिपेंड कर रही है, अमीनो एसिड के नेचर पर, ठीक है। समझ में आ रही है मेरी बात, हाँ या ना,
नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट गाइस, आगे बढ़ते हैं। जो स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्यूशन है सभी अमीनो एसिड्स के, जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं उनका स्ट्रांगली एसिडिक सॉल्यूशन जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है प्राइमरी एज कैटायंस, ठीक है, और स्ट्रांगली बेसिक सॉल्यूशंस जो है उसे रिप्रेजेंट करते हैं एनायन के तौर पर। याद रखिएगा ये बात, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं इसी तरीके से हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। फिर आगे की कहानी, मान लीजिए कि कुछ इंटरमीडिएट पीएच वाली चीज आपके पास अवेलेबल है, ठीक है, एट सम इंटरमीडिएट पीएच, उन्हें जनरली क्या कहेंगे, कॉल्ड दी आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, ठीक है, पीआई कहेंगे उसे, ठीक है। द कंसंट्रेशन ऑफ द डाइपोलर आयन एट इट्स मैक्सिमम, डाइपोलर आयन की कंसंट्रेशन जो है वो मैक्सिमम है, ठीक है, एंड कंसंट्रेशन ऑफ द एनायन एंड कैटायंस आर इक्वल, ठीक है, बस डाइपोलर की कंसंट्रेशन क्या है, मैक्सिमम, और कैटायन एनायन की कंसंट्रेशन इक्वल है, ठीक है। तो अब आपको क्या देखना है कि जो हर एक अमीनो एसिड है, ईच अमीनो एसिड हैज अ आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, ये बात हमें पता लग चुकी है अब, ठीक है। और जो प्रोटीन्स हैं, ठीक है, प्रोटीन्स हैव आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एज वेल आल्सो, ठीक है, प्रोटीन्स हैव आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एज वेल। सो द property of protein is important for their separation and identification। ये नया फंडा आ गया है, ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात। प्रोटीन्स की जो प्रॉपर्टी है वो सेपरेशन और आइडेंटिफिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। अब प्रोटीन भी कैसे देखेंगे, अमीनो एसिड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए मान लीजिए कि आपके पास कोई अमीनो एसिड है, ठीक है, विथ अ साइड चेन दैट कंटेन्स नाइदर एसिडिक और बेसिक ग्रुप, यानी कि ऐसी साइड चेन जिसमें ना तो एसिडिक ग्रुप जुड़ा हुआ है ना ही बेसिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। एन अमीनो एसिड इज द बेटर एग्जांपल, क्या ले सकते हैं, एलेनाइन, ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात। अगर एलेनाइन डिसॉल्व किया जाता है स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में तो पीएच 0 मान लेना उसकी, ठीक है। सो इट इज प्रेजेंट इन मेनली अ नेट कैटायनिक फॉर्म। क्यों, स्ट्रॉन्ग एसिडिक यानी कि ओनली कैटायनिक फॉर्म की बात करेंगे आप, ठीक है। सो इन दिस स्टेट द एमाइन ग्रुप इज प्रोटोनेटेड। भाई कैटायनिक फॉर्म है तो क्या हो रहा है, एमाइन ग्रुप है, इस स्टेट में प्रोटोनेटेड है। प्रोटोनेटेड यानी कि +1 का फॉर्मल चार्ज अवेलेबल है, किस पे, NH3 ऊपर, मतलब नाइट्रोजन पे, ठीक है। एंड द कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो न्यूट्रल है, ठीक है, क्योंकि उस पर कोई फॉर्मल चार्ज नहीं होगा, ठीक है। सो मान लीजिए एज इज टिपिकल ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स, यानी कि अगर मैं अल्फा अमीनो एसिड्स की बात करूं, ठीक है, सो द pKa फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड हाइड्रोजन ऑफ एलेनाइन इज कंसीडर्ड लोअर 2.3। यानी कि मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आप अल्फा अमीनो एसिड की बात करना चाहते हैं, सो अल्फा अमीनो एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड की, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड हाइड्रोजन ऑफ एलेनाइन, यानी कि आपका जो एक प्रोटीन है दैट इज एलेनाइन, उस एलेनाइन का जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला हाइड्रोजन है उसके pKa की वैल्यू मान लो, कंसीडर कर लो, दैट इज 2.3। किसके कंपैरिजन में, किसके कंपैरिजन में, ऑर्डिनरी कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपैरिजन में। ऑर्डिनरी कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि प्रोपेनोइक एसिड के कंपैरिजन में मान लो, प्रोपेनोइक एसिड की pKa वैल्यू मान लीजिए कितनी है, 4.89। इट इज साइंटिफिकली जस्टिफाइड लेबोरेटरी मेथड से, ठीक है। सो अब जो नॉर्मल प्रोपियोनिक एसिड है, सॉरी प्रोपेनिक एसिड है, नॉर्मल प्रोपेनोइक एसिड है, समझ में आ रही मेरी बात, CH3, ठीक है, COOH, दिस इज योर प्रोपेनोइक एसिड। इस प्रोपेनोइक एसिड में इस H की मैं pKa की बात कर रहा हूं, दैट इज 4.89, ठीक है, जो कि बहुत ही ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, जो कि बहुत ही ज्यादा है किसके कंपैरिजन में गाइस, एलेनाइन के कंपैरिजन में। एलेनाइन में जो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा उसके हाइड्रोजन की pKa की वैल्यू कितनी है, 2.3, ठीक है। तो ये आपसे कही जा रही है, ओके।
फिर हम लोग बात करते हैं एलेनाइन के कैटायनिक फॉर्म की। एलेनाइन का कैटायनिक फॉर्म कहाँ दिखाई दे रहा है, ये है आपका एलेनाइन, और ये देखिए नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ये उसका कैटायनिक फॉर्म है। इसमें हाइड्रोजन जो है गाइस यहाँ पर पीके वैल्यू देख रहे हैं दैट इज 2.3, ठीक है। यहाँ पर नॉर्मल प्रोपेनोइक एसिड है जिसमें पीके वैल्यू देख रहे हैं 4.8 ओनली, ठीक है। सो दोस्तों, द स्टेट ऑफ एन अल्फा अमीनो एसिड, द स्टेट ऑफ एन अल्फा अमीनो एसिड एट एनी गिवन पीएच, किसी भी दी हुई पीएच की, ठीक है, द स्टेट ऑफ एन अल्फा अमीनो एसिड एट एनी गिवन पीएच इज गवर्न्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्विलिब्रिया, दो इक्विलिब्रिया को फॉलो करते हैं, ठीक है। जैसे कि एलेनाइन के दो इक्विलिब्रिया देखेंगे हम, ठीक है। मैथमेटिकली अब बात करेंगे यहाँ पे, द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ एन अमीनो एसिड सच एज एलेनाइन, ठीक है। मैं बताना चाहता हूं कि एलेनाइन जो है, एलेनाइन भी एक अमीनो एसिड है, उसका जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है, ठीक है, उसकी जो एवरेज pKa1 की वैल्यू है और pKa2 की वैल्यू है। तो सबसे पहले तो मैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बारे में बात कर लूं, ठीक है। सो भैया ऐसे लिखेंगे हम यहाँ पे, समझ में आ रही है मेरी बात, 2.3 9.7 pKa1 pKa2। सो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कैसे निकालते हैं दादा, समझ में आ गई मेरी बात। Pi इज इक्वल टू हाफ ऑफ pKa1 प्लस pKa2 इज इक्वल टू 6.0। ये क्या भैया, एलेनाइन का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है, ठीक है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है। अब मान लीजिए कि जब कोई बेस ऐड किया जा रहा है, व्हेन अ बेस इज एडेड टू अ सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन में कोई बेस ऐड किया जा रहा है, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ द नेट कैटायनिक फॉर्म ऑफ एलेनाइन जिसका इनिशियल पीएच 0 था। तो सबसे पहले क्या होगा, प्रोटॉन रिमूव हो जाएगा, यानी कि H+ आयन हट जाएगा, कहां से हट जाएगा, कहां से, कार्बोक्सिलिक एसिड से, ठीक है। समझ में आ रही मेरी बात। तो हम इसे क्या कहेंगे आगे, फिर ऐसे केस में हम क्या कहेंगे, एलेनाइन का ये केस क्या कहता है कि जब pH आपकी 2.3 थी, व्हेन pH ऑफ 2.3 इज रीच्ड, जब 2.3 पे pH पहुंच जाएगी, सो जो एसिड प्रोटॉन है, एसिड प्रोटॉन यानी कि H+ आयन जो है, विल हैव बीन रिमूव फ्रॉम हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल्स, यानी कि आधे मॉलिक्यूल्स में से हट जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा बेटा, ये जो pH है, दिस pH रिप्रेजेंट द pKa ऑफ एलेनाइन, यही pH क्या रिप्रेजेंट करेगी, एलेनाइन के pKa की वैल्यू, ठीक है। कहां से, कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोटॉन वाली चीज, ठीक है। सो कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोटोन से आपको क्या देखना है, कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोटॉन से आपको क्या देखना है, pH वैल्यू किसकी, एलेनाइन के pKa की, ठीक है। सो एज कैन बी डेमोन्स्ट्रेट यूजिंग द हेंडरसन हैसेलब्लैच इक्वेशन, यानी कि एक इक्वेशन मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, उसको देखना है, ठीक है। द हेंडरसन हैसेलब्लैच इक्वेशन शोज दैट फॉर एन एसिडिक, मतलब पूरा डिक्टेट ही कर रहा हूं मैं, अब आपको समझने वाला कुछ भी नहीं है यहाँ पे भाई। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, हम जानते हैं, हमने ये चीज कहाँ देखी थी, केमिकल इक्विलिब्रियम में भी देखी है, आयनिक इक्विलिब्रियम में भी देखी है। pK इज इक्वल टू व्हाट, pH प्लस लॉग ऑफ H, A की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन A- की कॉन्सेंट्रेशन। समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है। जब मान लो कि आपका एसिड हाफ न्यूट्रलाइज हो जाएगा, हाफ न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो यानी कि क्या कह सकते हैं भाई, HA की कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू A- की कॉन्सेंट्रेशन। A- समझ रहे हैं भाई, एनायनिक पार्ट, और HA मतलब आपका एसिड ही है वो एक, ठीक है। तो इसे आप कैसे लिखेंगे, लॉग HA की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन A- की कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज 0। तो समझ जाइए आपका pH ही pKa के बराबर है, आपका pH ही pKa के बराबर है। समझ में आ रही है मेरी बात। तो जैसे जैसे आप जितना ज्यादा एसिड बेस ऐड करते जाएंगे, यानी कि एज मोर बेस इज एडेड टू दिस सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन में जितना ज्यादा बेस आप ऐड करते जाएंगे, ठीक है, एलेनाइन क्या करेगा, एलेनाइन अपनी आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर रीच कर जाएगा, पहुंच जाएगा, ठीक है। सो pH जो है, जितने भी एलेनाइन कार्बोक्सिलिक एसिड वाले प्रोटॉन थे, यानी कि जितने भी COOH के H+ आयन थे, ठीक है। सो जो pH है, सुनना मेरी बात, द pH जिस पर, ऐसी pH
जिस पर सारे के सारे एलेनाइन के कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोटॉन जो है रिमूव हो जाएंगे, लेकिन अमीनियम के प्रोटॉन रिमूव नहीं होंगे।